तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा और इसको पढ़ लेने से या देख लेने से आपको मगध साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोग का मगध साम्राज्य के बारे में आज देखेंगे। ये जो टॉपिक लिया गया है कहाँ से लिया गया है, तो क्राउन से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास क्या था। राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष का इतिहास है। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे का जो इतिहास था, क्या था, राजनीतिक इतिहास। वो जो जनपद थे उनके बीच अपना मतलब प्रभुत्व स्थापित मतलब शक्ति स्थापित करने का टाइम था। क्या था, शक्ति स्थापित करने का टाइम था। मगध राज्य सबसे शक्तिशाली बन गया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। और जो मगध महाजनपद था वो क्या हुआ, तो अपना मतलब शक्ति दिखाने में क्या हुआ, सफल हुआ और अपना साम्राज्य बनाने में सफल हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अर्थरवेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। जो अर्थरवेद है मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उसमें उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार क्या था, महाकाव्यों के अनुसार बृहद्रथ ने मगध राज्य की स्थापना की थी। क्या की थी, मगध राज्य की स्थापना की थी। किसके अनुसार, तो महाकाव्यों के अनुसार। ठीक है, ये बृहद्रथ थे, ये हैं कौन, तो ये वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। क्या था, वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। अब देखिए मगध साम्राज्य के बारे में। तो ये मगध साम्राज्य, इसमें 3 वंशों ने शासन किया मगध पर। तो इसको देखते हैं। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश एवं नंद वंश। तो हर्यक वंश में महत्वपूर्ण 3 शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु एवं उदयन। इसी प्रकार शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक थे। और महापद्म नंद वंश में क्या थे, तो महापद्मनंद एवं गहनानंद। तो चलिए देखते हैं हर्यक वंश को अभी समझते हैं। तो जो हर्यक वंश था इसका संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार थे। बिंबिसार का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक था। क्या था, तो 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक, मतलब लगभग यह 52 वर्षों तक क्या किए थे, शासन किए थे। ठीक है, अब देखिए यह हर्यक वंश का संस्थापक था तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षण था। क्या था, बिंबिसार तो हर्यक वंश का संस्थापक एवं महात्मा बुद्ध का संरक्षण एवं मित्र था। अब देखिए आगे देखते हैं। जब ये राजा बना तो यह राजगिरी की राजधानी बनाया। राजगिरी को मतलब जो मगध था उसका राजधानी क्या बनाया, तो राजगिरी। अब देखिए बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता था। क्या कहता है, श्रोणिक। श्रोणिक किसको कहते हैं, जो सेना रखने वाला। क्या कहते, सेना रखने वाला को श्रोणिक कहता है। अब देखिए उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू किया। क्या किया, उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू किया। अब देखिए विजय विस्तार की नीति के बढ़ाने के लिए क्या किया, तो इसने वैवाहिक कार्यक्रम मतलब विवाह करके मतलब अलग अलग राज्यों में विवाह करके उसके कुछ हिस्से को दहेज में लेकर अपना मतलब साम्राज्य बड़ा किया। तो बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उसने 3 विवाह किए। उसने क्या किया, तो 3 विवाह किए। वो तीनों विवाह को देख लेते हैं। तो देखिए प्रथम पत्नी महाकोसला देवी कौशल राज्य की पुत्री ओम परसेंजित की बहन थी। पहले विवाह उसने किससे किया, तो महाकोसला से। ठीक है, और वो कहाँ की रहने वाली थी, तो कौशल राज्य की रहने वाली थी और परसेंजित की बहन थी। अब देखिए इस विवाह से उसे काशी दहेज में मिला। इस विवाह से क्या मिला उसे, तो उसे पूरा काशी ही दहेज में ले लिया। ठीक है, अब देख रहे हैं दूसरी पत्नी लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटा की पुत्री चेलना थी। क्या थी, चेटा की पुत्री चेलना थी और उसका नाम कहता था, तो चेलना। अब देखिए इसे क्या हुआ, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। क्या किया, तो अजातशत्रु को जन्म दिया। अब देखते हैं तीसरी पत्नी को। तीसरी रानी मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा थी। क्या थी, क्षेमा थी। अब देखते हैं आगे। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिमी एवं उत्तर की ओर फैला। जो ये 3 विवाह किया इसके फलस्वरूप क्या हुआ, तो विवाह करने के बाद यह मतलब जो मगध था पश्चिम और उत्तर की ओर फैला, उसका विस्तार हुआ। बिंबिसार ने अंग के शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसे मगध में मिलाया। ठीक है, तो क्या किया उसने, बिंबिसार जो था उसने बृहद्रथ को मार दिया और उसके अंग उसका जो राज्य था उसको अपने में मिला लिया। अब देखते हैं बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र प्रभुत से युद्ध किया।
किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। क्या किया, बिंबिसार जो थे वह अवंती नरेश चंद्रप्रभुत से क्या किया, युद्ध किया, लेकिन क्या हुआ, लास्ट में यह दोनों अपने में मतलब मित्र बन गए। जब चंद्रप्रभुत की पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवों को उज्जैन भेजा। मतलब जब इसके दोस्त चंद्रप्रभुत की क्या हुआ, तो रोग हो गया। कौन सा रोग, पीलिया, तो उसको क्या हुआ, तो बिंबिसार ने जो अपना डॉक्टर था उसको उसके इलाज के लिए उज्जैन भेजा। अब देखते हैं, आगे देखते हैं अजातशत्रु। इसके बाद हरेक वंश का सेकंड जो राजा था कौन था, अजातशत्रु। उसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अब देखते हैं अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके शासक बना। क्या क्या उससे मतलब अपने पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठा। उसे कुणिक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, उसे कुणिक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया। क्या किया, जब अजातशत्रु आया शासक बना तो क्या किया, तो उसने वैशाली एवं कौशल को पराजित करके अपने मगध में मिला लिया। ठीक है, अब देखते हैं वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। जो वैशाली का युद्ध था उसमें क्या किया, अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक एवं रथ मूसल जैसे हथियारों का प्रयोग किया। उसके मंत्री वर्षकार काफी सहायक सिद्ध हुआ। उस युद्ध में उसके जो मंत्री थे वर्षकार, वो बहुत काफी मतलब बेहतर काम किए, उसमें युद्ध लड़े। अब देखिए आगे देखते हैं अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर के किलेबंदी करवाई। जो अवंती जो था उस टाइम कुछ मजबूत था, तो उससे खतरा को देखते हुए क्या किया, अजातशत्रु ने किलाबंदी करवाई राजगीर को। ठीक है, अब देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था उसका भी आयोजन कहाँ हुआ था, तो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। अब देखिए उदयन, इसके बाद उदयन आया। इसका जो कार्यकाल था 460 से 444 ईसा पूर्व तक था। अब देखिए उदयन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। जब उदयन आया तो इसने क्या किया, तो पाटलिपुत्र को मगध का राजधानी बनाया। उससे उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया। क्या करवाया, देखिए किला बनवाया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। जो हरेक वंश था इसका अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। अब देखिए आगे देखते हैं, इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक था, तो 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, अब देखिए लगभग 57 वर्षों का कार्यकाल था। अब देखिए शिशुनाग वंश ये कब से कब तक शासक किया, तो 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासक किया। अब देखिए शिशुनाग जो नागदशक का अमात्य था, क्या था, तो नागदशक का अमात्य था, ने नागदशों को अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। मतलब नागदशक की हत्या करके क्या किया, तो अपना एक शिशुनाग वंश स्थापित किया। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया। क्या किया, तो उसने वैशाली को मगध का राजधानी बनाया। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मतलब जो भी शासक आते थे कुछ न कुछ राज्य को अपने में मगध में मतलब मिलाते थे, इसलिए मगध आगे चलकर बहुत विशाल बन गया। अब देखिए मिलाया। इसके बाद आता है कालाशोक। कालाशोक ही भी शिशुनाग वंश का शासक था। इसका कार्यकाल देखते हैं तो 394 से 360 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया। क्या किया, तो इसने जब आया कालाशोक तो इसने पाटलिपुत्र को पुनः ही मगध की राजधानी बना दिया। ठीक है, अब देखिए इसने द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के काल में हुआ। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कालाशोक के काल में हुआ था, आयुध हुई थी। अब देखिए नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। जो नंदीवर्मन था ये शिशुनाग वंश का क्या था, तो अंतिम शासक था, और इसमें नागदशक था। हरेक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, और इसका शिशुनाग वंश का अंतिम शासक तो नंदीवर्मन था। अब आता है नंदवंश। नंदवंश के बारे में देखते हैं। इसका जो कार्यकाल था नंदवंश का कितना सालों तक था, देखिए तो 344 से 322 ईसा पूर्व था। मतलब बहुत कम था, इसी में देख लेते हैं। अब देखिए जो महापद्म नंद था ये भी बहुत कम वर्षों तक लगभग
10 सालों तक शासन किया। ठीक है, अब देखिए यह नंद वंश का संस्थापक था। महापद्म नंद जो था ये क्या था, नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिलाया। इसने क्या किया, तो कलिंग को मगध में मिलाया और विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया। इसने क्या किया, तो कलिंग से युद्ध किया और उसके अपने में मिला लिया और विजय स्मारक के रूप में क्या किया, तो उसमें यह मूर्ति थी, जिन की मूर्ति उठा के लेके आ गया। उसने अपने को एकराट कहा। क्या कहा, तो उसने अपने को क्या कहा, तो एकराट कहा। अब देखिए आगे देखते हैं घनानंद। इस वंश का अंतिम शासक क्या था, घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर इसी के टाइम पर मतलब आने वाला था युद्ध करने। तो अब देखिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश का स्थापना की। क्या किया, जो चाणक्य था इसका बेइज्जती कर दिए थे घनानंद, तो ये बहुत क्रोध में आकर चंद्रगुप्त को तैयार किया और मतलब इसके साम्राज्य को उखाड़कर फेंक दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो अब सिकंदर उसी टाइम आक्रमण किया था। तो सिकंदर के बारे में तब देख लेते हैं। सिकंदर मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। क्या था, तो सिकंदर था मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था और अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने एशिया माइनर किसको बोलते हैं, तुर्की के क्षेत्र को बोलते हैं, और इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में खैबर दरा के पार करके भारत पर आक्रमण किया। जो सिकंदर था वो किसका पुत्र था, तब मकदूनिया का राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था और अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, और इसलिए एशिया माइनर और इराक ईरान पर विजय प्राप्त करते हुए मतलब 326 में क्या हुआ, तो खैबर दरा पार करके भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब देखिए तक्षशिला में शासक आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटना टेक दिया। क्या, जो तक्षशिला का जो शासक था वो कौन था, आम्भी था। और क्या किया, उसने सिकंदर से हार मान लिया। अब देखते हैं हाई डिस्पेच का युद्ध हुआ। कब हुआ, तो यह झेलम नदी के किनारे सिकंदर और पुरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर को पुरस का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने पुरस की पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस कर दिया तथा पुरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। देखिए जो हाई डिस्पेच का युद्ध था ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। जो ये हुआ था तो सिकंदर और पुरस के बीच हुआ था। सिकंदर तो इस युद्ध में जीत गया, लेकिन पुरस की साहसी देखकर मतलब उसके राज्य को वापस दे दिया और उसे हाथ मिला लिया या दोस्ती कर लिया। ठीक है, अब देखिए सिकंदर की सेना ब्यास या बिपाशा नदी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। नदी से आगे बढ़ने का इनकार कर दिया। जो सिकंदर का सेना था वह ब्यास और बिपाशा नदी के मतलब आगे बढ़ने से मना कर दिया, बोले कि हम नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए मतलब जो वह भारत में लगभग 19 महीने तक रहा था। क्या कहता, तो मतलब सिकंदर जो भारत में आया था कितने महीने तक रहा था, तो 19 मंथ तक रहा था। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हुई। कहाँ हो गया, तो बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए थे। क्या किए थे, यूनानी उपनिवेश स्थापित किए थे। मतलब अपने हिसाब से राजा मतलब गढ़ को वहाँ पर शासक बैठाए थे। तो काबुल में सिकंदरिया था, इसका मतलब आधुनिक बेलग्राम, और झेलम के तट पर बुकेफाल। क्या था, बुकेफाल, जहाँ सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई थी, एवं निकाया जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ था, निकाया। अब देखिए कौन कौन से इस अपने साथ ले थे, तो एरियन क्या था, यूनानी इतिहासकार था। क्या था, यूनानी इतिहासकार। निरियाकस यह सिकंदर का जल सेनापति था। क्या था, सिकंदर का जल सेनापति था। और सेलुकस निकेटर यह क्या था, सिकंदर का सेनापति था। अब देखिए सिकंदर ने निरियाकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फराक नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे ये मगध साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या, तो मौर्य साम्राज्य के बारे में, और इसमें मौर्य वंश के बारे में समझेंगे, चाणक्य के बारे में समझेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें बहुत से शासक उसको समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए टॉपिक बाई टॉपिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।